हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट किया है और उससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात की थी। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में क्या हुआ था? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में हमारा जो चार्ज था, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तब सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, और अगर चार्ज मूविंग है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो कहां मूव कर रहा होगा? कोई कंडक्टर वायर में मूव कर रहा होगा डेफिनेटली। और जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस केस में हम बात करते हैं करंट की। ठीक है, लेकिन जब वही चार्ज वायर में मूव कर रहा होता है तो वायर के चारों ओर एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो वही चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज। ओके, चार्ज मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो इस पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बुक में देखोगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में, तो उसके में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने को रिलेट किया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड। ओके, उससे पहले हम लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली एंड मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली। अच्छा, उन्होंने क्या किया, देखिए ये जो पहला वाला आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये कई तरीके से आपके बुक में मिल सकता है। एक इस तरीके का फिगर मिल सकता है या इस तरीके का फिगर मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले वाले केस में जो की है वो क्या है? की जो है वो ओपन है। की जो है ओपन है। ओके, ओपन मींस हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। ओके, और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो उस केस में क्या हुआ, इस जो वायर है, ये जो हमारा वायर है एक्चुअली, इसको वायर को थोड़ा सा, ये जो वायर है, ये वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो अगर हम मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास यहां पर ला के रखें तो मैग्नेटिक कंपास में कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का जैसा उसकी पोजीशन होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी पोजीशन थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब क्या हुआ, देखिए इस केस में, दूसरे वाले केस में हमने जो ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है, इस केस में हमने अपनी की को क्लोज कर दिया। ओके, की को क्लोज किया और इस की को जब क्लोज किया तो करंट का डायरेक्शन यहां बना हुआ है। ओके, करंट का डायरेक्शन ये बना हुआ है और करंट के डायरेक्शन की वजह से, करंट के डायरेक्शन की वजह से ये निडल, देखिए निडल पहले कैसे थी, ऐसे थी। ओके, और अब कैसी हो गई ये निडल? अब ये निडल जो हो गई उसका जो डायरेक्शन देखिए थोड़ा सा इधर की तरफ हो गया, ऐसे करके। ओके, निडल थोड़ा सा मूव कर गई। ओके, तो इस इफेक्ट को हमने देखा। ओके, एक्सपेरिमेंटली देखा। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर बैटरी के, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के क्या किए, जो पॉजिटिव और निगेटिव को चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इस फिगर और इस फिगर को ध्यान से देखें, इसको, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, इस केस में करंट का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, रिवर्स हो गया। ओके, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखिए ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, और ये रियोस्टेट लगा हुआ है, मतलब आप रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपका जो डायरेक्शन है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये साउथ वाला जो है इधर की तरफ हो गया। पहले साउथ वाला दूर जा रहा था, अब साउथ वाला इधर उसके पास की तरफ हो गया। ठीक है, साउथ वाला टिल्ट कर गया थोड़ा सा। ओके, तो इस इफेक्ट को देखा तो इससे पता चला कि अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा था, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, उस केस में हमारी जो मैग्नेटिक निडल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब करंट फ्लो किया वायर में तो मैग्नेटिक निडल में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ। उस डिस्टर्बेंस को देखेंगे, अभी समझेंगे कि क्या डायरेक्शन आएगा, कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जब करंट फ्लो कर रहा होगा किसी वायर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये सिंपल हमारा एक ही कंक्लूजन किया। तो देखो क्या हुआ, हमने केवल और केवल यहां ये कंक्लूड किया है अभी कि वायर में अगर करंट था तो उसके में जब पहले करंट नहीं था और जब करंट आया तो मैग्नेटिक निडल हिली, और निडल हिली इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ ड्यू टू दिस वायर। ओके, एक और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया। ओके, और इसमें क्या किया हमने, आयरन की
आयरन के स्मॉल स्मॉल से आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स लिए और इन आयरन फिलिंग्स को एक सिंपली पेपर पर, देखिए जैसे ये बना हुआ है ना, इसको ऐसे करके मैंने बनाया। ओके, इस पर हमने आयरन फिलिंग को सिंपली फैला दिया। ओके, आयरन फिलिंग ऐसे फैले हुए थे। ओके, कोई भी ऑर्डर में नहीं था, कोई भी ऑर्डर में नहीं था। और क्या किया, सिंपली एक, अब इसमें से हमने एक वायर निकाला, इसमें से हमने एक वायर निकाल दिया। वायर का कलर कुछ और बना देते हैं। ओके, ये वायर निकाला। ओके, और किया क्या, इस वायर में हमने करंट को फ्लो कराया, इस वायर में हमने करंट को फ्लो कराया। और करंट को जब फ्लो कराया तो क्या हुआ, देखिए करंट को जब फ्लो कराया तो ये जो आयरन की फिलिंग्स थी, इन्होंने अपने आप को प्रॉपर अरेंज कर लिया। ओके, इन्होंने अपने आप को प्रॉपर अरेंज कर दिया। अगर आप में उसको टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ये सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। कैसे अरेंज करेंगी, सर्कुलर फॉर्म में। ये जो पार्ट है, ओके, ये अरेंज हो जाएगा कुछ ऐसा सर्कुलर फॉर्म में। ये टॉप व्यू में बना रहा हूं, ठीक है, कैसा बना रहा हूं, टॉप व्यू। मतलब जब आप ऊपर से देखोगे तो पहले तो ये बिखरा हुआ था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इसने क्या किया, अपने आप को एक फॉर्म में अरेंज कर लिया। ओके, तो इससे ये पता चला कि ड्यू टू दिस वायर करंट जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, उसकी वजह से इसने क्या किया, अपने आप को सर्कुलर कर लिया। या फिर आप अगेन मैग्नेटिक कंपास को रख के इस चीज को फील कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आपने किसी वायर में करंट डाला और उस वायर के चारों ओर क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ओके, क्लियर हो गई बात। तो किसी भी वायर में, ठीक है, करंट मतलब करंट जाने का मतलब क्या है, यहां पर चार्ज फ्लो किया। ओके, चार्ज फ्लो करना, करंट मतलब चार्ज फ्लो करना। तो चार्ज फ्लो होने की वजह से इसमें क्या हुआ, हम एक्चुअली में ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट अगर इसमें है तो I इक्वल टू dq बाई dt। ओके, तो यहाँ पर E लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख दिया थोड़ा सा। क्लियर हो गई बात। चलिए, मतलब हमने ये कंक्लूड कर लिया अब कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, ओके, एक बात ये कंक्लूड हुई। अब दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन को देखना। ओके, कई बार आप ऐसे देखोगे कि आपको फॉर्मूला आता होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, आपने डायरेक्शन को सही से देखा नहीं। क्योंकि डायरेक्शन देखने के बाद ही आप मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप डिसाइड करोगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक पॉइंट पे आ रहे हैं तो वो ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे। तो डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो तरीके से हम डायरेक्शन देखेंगे, एक तो हैंड से देखेंगे और एक हम देखेंगे मैथ के, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो अभी आप सिंपल केस में देखते हैं। ठीक है, सिंपल केस में देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल। ओके, इसमें यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप सिंपली देखिए यहाँ पर कि राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है। देखिए, ये आपको पेन दिख रहा होगा। ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में इसको ऐसे पकड़, ऐसे देखें। ओके, तो ये जो बना हुआ है इसको मैं फिर से बनाता हूं, इसको मैं फिर से आपके लिए बनाता हूं। देखिए, हमारा ये है वायर, वायर, दिस इज अ वायर। ओके, दिस इज अ वायर। अच्छा, इस वायर में, ठीक है, इस वायर में करंट का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस वायर में आपको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। लेट, मैंने कहा कि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जैसे मैंने इसको पकड़ा और इसकी जो टिप है इसमें मैंने कह दिया करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इसमें आपको राइट हैंड लेना है। ओके, राइट हैंड लेना है और इसको होल्ड करना है। ऐसा होल्ड करना है कि जो थंब है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कैसे होल्ड करोगे, ऐसे करोगे तो करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। ठीक है, थंब का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, करंट ऊपर जा रहा है। नहीं, आपको ऐसे होल्ड करना है अपने राइट हैंड से कि सिंपली आप इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे करके, और ये जो थंब है ये क्या होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब जो है, ये जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो ये फिंगर रोटेट करके आएंगी, कर्ल करके आएंगी,
तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड का मैं एक सर्किल बनाना चाहूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक लूप के फॉर्म में चलेगी। ओके, तो अगर मैं एक लूप बनाना चाहूं तो ये ऐसा होगा। ओके, और इस केस में जब आप इसको कर्ल करोगे, ठीक है, चाहे यहां से ऐसे करके कर लो बच्चों, चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, देखो ऐसे करके, तो मतलब कुछ ऐसे। तो इस केस में अगर आप बनाना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ जा रही होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी और इस साइड पर क्या हो रही होंगी, बाहर की तरफ निकल लेंगे। तो ऐसे करके इसको 3D में विजुलाइज कीजिए, 3D में विजुलाइज कीजिए। क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर कंडक्टर कॉइल। ओके, सर्कुलर कंडक्टर, ये तो आपने सिंपल वायर के लिए बात कर ली। किसके लिए बात कर ली? सिंपल वायर के लिए। आपके पास स्ट्रेट वायर है उसके लिए। अच्छा, अगर आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, यहां पर सर्कुलर कॉइल आपको नहीं नजर आ रही होगी, रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको कलर को, इसका कलर और सही करता हूं, जिससे कि ये जो मैंने कॉइल है, ये एक्चुअली में कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, मैं करंट का डायरेक्शन भी इसमें बनाता हूं। ओके, इसमें करंट का डायरेक्शन, लेट जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये 3D में एक्चुअली फिगर बना हुआ है, मैं आपको और अच्छे से फिगर बनाता हूं, देखिए यहां पर ध्यान से। लेट दिस इज अ कॉइल, अच्छा ये ओवल बन गया, सॉरी, सर्कुलर, ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। आप इधर से देख रहे हो, ऐसे भी देख सकते हो, इसको उठाओ ऐसे देख लो, ठीक है। तो इस केस में अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, अगर हमारा करंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन दिस मैनर, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो सकता है, हाँ क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उस केस में हम अगेन अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कैसे? ऐसे है राइट हैंड, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो हम ऐसे नहीं कि अपना ऐसे करके पकड़े कर्ल करें, सिंपल ऐसे कर्ल करेंगे। तो जो डायरेक्शन होगा थंब का, दैट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है? सिंपली जो आपके पास कॉइल है उसमें करंट के डायरेक्शन को देखना है। जो ये कॉइल है उसमें करंट के डायरेक्शन को देखिए, करंट ये आई। ओके, क्या करेंगे? राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड को ऐसा कर्ल करेंगे उसकी फिंगर्स को कि वो करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो। देखिए करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहा हूं, तो जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? दैट इज गोइंग टू शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरीके हमने सीखे, राइट हैंड थंब रूल और दूसरा राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर कॉइल। ओके, तो इस केस में ये कैसी फिगर बनी है सर? देखो, इस केस में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। कैसे हो रही है? ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आ रही होगी और बाहर से ऐसे करके कॉइल जैसा बनना होगा, एक रिंग सा बनना होगा, ऐसे ये चारों तरफ बन रही होगी, उसी को यहां पर बनाया गया है। किसी को कोई फिगर में प्रॉब्लम, कोई विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम, यहां पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको 3D में थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। और एक और मेथड है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं डिस्कशन किया बच्चों, अभी हम केवल और केवल डिस्कशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए इस केस में अगर हमारा ये वायर है और हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके, तो आपको बता दिया गया, अपने पहले वाले रूल से मैंने बताया कि आपको ऐसे कर्ल कर देनी है, ठीक है, थंब के जाए। लेकिन अगर आपका पॉइंट दूर है, ठीक है, ऐसे ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट दूर है तो आपको क्या करना है? ऐसे होल्ड करना है। ओके, ऐसे होल्ड किया था, लेकिन पॉइंट हमारा यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, तो आप सिंपली ऐसे खोल दो जिधर आपका पॉइंट है, जिधर आपका पॉइंट है। थंब कहाँ होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, और आप ऐसे खोल दोगे तो जो जिधर पाम दिखा रही है, पाम का डायरेक्शन किधर है? आगे की तरफ, बाहर की तरफ। एक्चुअली ये आउटसाइड द प्लेन है। ओके, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, आपने ऐसे हैंड पकड़ा, ओके, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, थंब हमने करंट के डायरेक्शन में रखा,
एक्चुअली में अगर आप इसके सर्कुलर के देखना चाहें तो आप ऐसे कर लें, लेकिन अगर आपने उधर कोई पॉइंट लिया हुआ है तो ऐसे खोलें और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये पाम दिखा रही होगी, ओके, लिखा हुआ है राइट हैंड पाम रूल। क्लियर होगी बात, दिस इज एक्चुअली राइट हैंड पाम रूल। तो ये तीनों चीजें मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, बेसिक डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, अगर आई जे के फॉर्म में होगा तो सर क्या करेंगे, तो अगर 3D में आ गया, ऐसे में तो समझ में आ गया सर बाहर है अंदर है, ओके, लेकिन अगर 3D में आ गया तब हम क्या करेंगे, ओके, तब प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मे बी आपने क्रॉस प्रोडक्ट ना पढ़ा हो और आपको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और उस केस में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड 3D में जा रही हो, ओके, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड 3D में जा रही हो, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, उस केसेस में हम हेल्प लेते हैं अपने वेक्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, कैसे सर दो वेक्टर हैं, कैसे माने, देख लीजिए, लेट इस पॉइंट पर एक वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी इधर है। A and B are the two vectors and direction is given to us. Okay, simply यहाँ पर A और B दो वेक्टर हैं और हमको उनका डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ ले what is the direction of A क्रॉस B, ओके, तो A की वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है इधर है, लेकिन अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे तो ये एक्चुअली में जाएगा x और माइनस जे, x और माइनस जे में जाएगा, तो आप उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में पूरा लिखोगे, ठीक है, x और j। लेकिन अभी हम सिंपल सिंपल बातों पे कर रहे हैं काम, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसी क्रॉस प्रोडक्ट की ही मदद लेने वाले हैं, ओके, और मे बी क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना सिखाया गया हो अच्छे से, कि जहां पर हम एक मैट्रिक्स जैसा बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं वहां पर अभी नहीं जाऊंगा कंप्लीटली, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन सिंपली क्वेश्चन के टर्म में आपको अगर यहां पर डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करोगे, ठीक है। ये तो दो सिंपल केस हो गए, ये दो सिंपल, तीन सिंपल केस हो गए, ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे कह दिया जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो, तो सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कहां यूज होगा, अभी हम बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, इसलिए हम देखेंगे। जब भी आपसे कोई पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले पूछो कि कौन सा पहले है, ए या बी। यहां पर ए पहले लिखा हुआ है, तो ए के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो सर ऐसे रखा है, हम ऐसे रख सकते हैं, देखते हैं क्या हम ऐसे रख सकते हैं, पहले हमने ऐसे रखा, ठीक है, एक बच्चे ने कहा सर मैं ऐसे नहीं रखना चाहता हूं, मैं ऐसे रखना चाहता हूं, क्या हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हमको ए के डायरेक्शन में फिंगर को सेट करना है, सेट राइट हैंड फिंगर, ओके, ए के डायरेक्शन में जो पहला दिया हुआ है उसके डायरेक्शन में, या ए का मतलब ए ना लर्न कर लीजिएगा, जो पहले दिया उसके डायरेक्शन में, ओके। अब उसके बाद हमको रोटेट कराना है, ठीक है, रोटेट कराना है किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो अगर हमने ऐसे रखा होता तो हमको रोटेट कराने के लिए तो हमको ऐसे करके फोर्स लगाना पड़ता है, भाई ऐसे यहाँ पर था रोटेट कराने, अब हमारे थंब का कोई मतलब नहीं है अभी, अभी मतलब थंब का मतलब डायरेक्शन का करंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये ऐसे था, ठीक है, और हमको ऐसे रोटेट करना पड़ता, तो ये पॉसिबिलिटी हमें नहीं लेनी है, ओके। सिंपली क्या करना है, ऐसे करना है ए के, और इजिली वो हमारी फिंगर मूव हो जाए, इजिली फिंगर मूव हो जाएंगे, तो ऐसे करके बी की तरफ चले गए। तो जो अब ये जो थंब दिखा रहा है, दैट इज गोइंग टू शो यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। अब ए के डायरेक्शन में आपको अपने फिंगर को सेट कर लिया एंड रोटेट, बी कहां है, रोटेट इट इन बी डायरेक्शन, ठीक है। पहला क्या काम है, पहला हमने ए के डायरेक्शन में सेट किया एंड दूसरा क्या किया, हमने बी के डायरेक्शन में हमने उसको रोटेट करा दिया। तो जो थंब दिखाएगा, ओके, थंब, इस केस में जो थंब दिखाएगा, थंब shows the result direction,
थंब किसका डायरेक्शन को दिखाएगा, इसके रिजल्ट के डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके, तो मतलब ऐसे किया, इसको ऐसे किया तो बाहर आ रहा है, तो इज इक्वल टू सी, मैंने कहा सी इसका आ रहा है और सी का डायरेक्शन क्या है, सी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, दैट्स व्हाई आई पुट विद अ सर्किल एंड डॉट। सर्किल और डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। सर्किल और क्रॉस का मतलब क्या होता है, सर्किल और डॉट का मतलब इस प्लेन से बाहर की तरफ। ओके, और अगर सर्किल और क्रॉस बना दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इनसाइड द प्लेन। ओके, दिस इज इनसाइड द प्लेन। ये किसको दिखाने के लिए होता है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, और मैक्सिमम टाइम इसका यूज हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स में कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं एक और पूछ लेता हूं आपसे, मान लीजिए ये एक वेक्टर P है और दिस इज द Q, दिस इज द Q। ओके, P का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, P का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और Q का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मुझे P क्रॉस Q बताओ, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q बताइए। देखो, हमने कहा सबसे पहले अपनी फिंगर्स को कहां सेट करना है, जो पहले दिया है, कौन सा पहले दिया है, P। तो P को हम सबसे पहले अपने डायरेक्शन में सेट कर लेते हैं। P का डायरेक्शन क्या, बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे है P का डायरेक्शन कुछ, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ है, मतलब इससे ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है। अच्छा, इस तरफ निकल रहा है, ठीक है, और Q का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ओके, तो इस समय कुछ ऐसे कर बनाना पड़ेगा मुझे, इसको बाहर की तरफ है लेकिन इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज P, ओके, क्रॉस Q, तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है। ओके, ऊपर की तरफ मतलब लेफ्ट नहीं बेटा, इधर की तरफ डायरेक्शन बताएगा। दैट इज द डायरेक्शन, दैट इज द रिजल्टेंट। ओके, दैट इज द रिजल्टेंट। क्लियर हो गई बात। हैंड को मूव कराना सीखो, ठीक है, देखो नहीं, देखने के साथ साथ आप अपने आप उसको अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और आपका हैंड वहां पर नहीं चलेगा जब आपको एक्चुअल में इसको ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो जहां पर दिया है, जो P क्रॉस Q दिया है या Q क्रॉस P दिया हुआ है, उस केस में सबसे पहले देखो कौन सा टर्न पहले दिया, वहां पर फिंगर को सेट करूं और रोटेट कराने की कोशिश करो दूसरे के डायरेक्शन में। थंब का डायरेक्शन आपको उसके रिजल्ट का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देगा, डायरेक्शन देगा। ओके, जब हाँ मैग्नीट्यूड होंगे तब उसको हम रख के सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने दो बातें दो तरीके से बता दिया है, अब आगे देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का कहां पर यूज होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई वायर है, अगर हमारा कोई वायर है और इस वायर में अगर कोई करंट फ्लो करता है, इस वायर में अगर कोई करंट फ्लो करता है, अगर कोई करंट फ्लो करता है, लेट यहां पर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, क्या क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, दैट इज नोन एज बी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होगी दैट इज टेस्ला। बहुत सी यूनिट होती है इस केस में। ओके, वो आप देखते जाओगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, सॉरी यूनिट के बारे में बात करेंगे, और गॉस के बारे में। गॉस इज अ CGS यूनिट। ओके, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 4 गॉस, वो भी आपको याद होना चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 4 गॉस। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर ऑफ 4 गॉस। ओके, और गॉस कौन सी यूनिट है, गॉस इज अ CGS यूनिट एंड टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ SI यूनिट। क्लियर हो गई बात। ओके, तो यहां पर बेसिक बातें इतनी ही अभी समझनी है, आगे और हम चीजें ऐड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट लॉ। ओके, तो एक्चुअली में अगर आप अपनी बुक देखो तो ये चीज बायो-सैवर्ट लॉ वाली बुक में बहुत देर में दिया होता है, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो एक्चुअली में बायो-सैवर्ट लॉ से ही मैक्सिमम जगह पर स्टार्ट किया जाता है, तो बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि लॉ का मतलब क्या होता है कि आपने उसको, या हमारे साइंटिस्ट ने, हमने नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने उसको प्रैक्टिकली कुछ
परफॉर्म किया और उससे जो रिजल्ट निकाले उसको कंक्लूड करके एक लॉ के फॉर्म में दे दिया। तो मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, लेट थोड़ा सा वायर को मोटा करते हैं, लेट हमारे पास एक वायर है, ओके। इस वायर से हमें एक पॉइंट दे दिया गया, हमें एक पॉइंट दे दिया गया, ओके। लेट दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा, इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा, और इस पॉइंट पी पर जो ये करंट कैरिंग वायर है, जो ये करंट कैरिंग वायर है, इसके एक छोटे से एलिमेंट, इसके एक छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके बारे में डिस्कशन करना है, ओके। यहां पर हमने जो ये लॉ पढ़ा है ये स्मॉल लेंथ के लिए डीएल के लिए पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीट एल की बात नहीं हो रही है, ओके। बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट, ओके। हम केवल और केवल एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें करेंगे क्या सर? जैसा अगर आप समझने की कोशिश करो कि करंट का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है और पी पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ दे तो आप सिंपल कह सकते हो कि सर देखो ये ऐसे जा रहा है और हमने इसको ऐसे करके होल्ड किया, मतलब इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही हैं, तो डायरेक्शन जो पी पर होगा वो अंदर की तरफ होगा। सबसे पहली बात सर ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। ये कैसे हमने कंक्लूड किया? ये हमने अपना जो पहला रूल पढ़ा था, कौन सा रूल पढ़ा था, जल्दी से वहां पर एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं हर चीज। ये पहला वाला रूल, उसके अकॉर्डिंग या थर्ड रूल, कोई भी आप मान सकते हो, ठीक है, थर्ड रूल से भी ये चीज हो जाएगी, ओके। तो इसमें क्या किया, ऐसे करंट जा रहा था, आपने ऐसे करके इसको होल्ड किया, तो मतलब इधर की तरफ लाइनें अंदर जा रही है, आपकी उंगली अंदर जा रही है इधर से, और इधर से बाहर निकल रही, तो वहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस डीएल से इसको कनेक्ट करेंगे, इस डीएल से इसको हम कनेक्ट करेंगे, और किस तरीके से कनेक्ट करते हैं देखिए, ओके। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और इसको हमने आर कहा, इसको हमने क्या कहा, आर कहा, ओके, इसको हमने आर कहा। क्लियर हो गई बात? और जब हमने इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया और देखा बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे थे वायर में, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बढ़ रही थी, ओके। दैट इज dB is directly proportional to I, okay। अच्छा, and one more thing, dB is directly proportional to dl, ठीक है, जैसे dB की वैल्यू इस dl पे भी डिपेंड कर रही थी, ओके। और क्या चीज देखी, dB जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब कहां से कहां का डिस्टेंस, ये जो एलिमेंट है और इस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो आर था उसके, ओके। सो यहां पर जो वैल्यू आई दैट इज dB इज इक्वल टू, अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर, dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। अभी हम आर क्यू और क्रॉस पे नहीं पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ठीक है। इसमें और हमने क्या देखा, जो dB है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, so ये साइन थीटा क्या आ गया, कहां से आ गया, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द दिस आर, जो हमने जहां से वायर लिया है, जहां से वायर को कनेक्ट किया इस पॉइंट को, और डीएल, डीएल इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, कहां लिख दूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, डीएल वेक्टर क्वांटिटी, डीएल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, इट्स डायरेक्शन is the direction of करंट, किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अच्छा,
तो यहां पर जब आपने इसको समाप्त किया और थीटा को मैंने बनाया नहीं, थीटा ये है, थीटा इज दिस वैल्यू। थीटा समझे तो थीटा जो है वो ये वाला थीटा है। डीएल का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो अगर आप डीएल का डायरेक्शन बनाना चाहोगे तो ये है डीएल का डायरेक्शन। ओके, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन हो, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल का डायरेक्शन होगा। चलिए, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। डीबी, अच्छा मैं बात करूं इस केस में तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, आई डीएल, आई डीएल, ओके, आई डीएल अप इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये सिंपली प्रोपोर्शनलिटी के साथ आया। अब हमको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो उस केस में dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला बच्चों, dB is equal to nu naught upon 4 pi, okay, I dl sin theta upon r square. This is a magnitude form. ठीक है, magnitude, magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field ड्यू टू dl एलिमेंट, ड्यू टू dl एलिमेंट। तो b इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्म। अच्छा, अब इसको यहां पर फिर से लिखते हैं थोड़ा सा और इसमें कई चीजों को और एडअप करते हैं। b इज इक्वल टू b नहीं db, मैंने यहां पर db के लिए लिखा है, यस, ऐसा ना हो वहां भी गलती कर दी हो। और db is equal to nu naught upon 4 pi, okay, I L sin theta upon r square, okay। अभी मैं सिंपली वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं जो हमने न्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा है उसके बारे में बात करता हूं। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज, जो हम म्यू नॉट को कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, यहां हम बोलेंगे परमिएबिलिटी, यहां पर हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, दैट इज एन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी वहां क्या था, परमिटिविटी, जो हमने एप्सिलॉन बोला था, वहां पर हम कब ये बोला था, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे बच्चों। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी यूनिट क्या होगी, यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर ऑफ -7, ओके, और इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज वेबर एम्पियर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट्स होंगी और इन दोनों यूनिट्स को, इसके अलावा क्या कोई यूनिट होगी, डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत सी यूनिट्स होती हैं जो आपको आगे चल के देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें अभी आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, लेकिन हमें वेक्टर के फॉर्म में होगा तब हम कैसे देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर आई और डीएल, ओके, आई और डीएल वाले केस में ये साइन लगा हुआ है। ओके, तो इस केस में अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब।
इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, मतलब इस वाले को भी, मतलब इस पेज में जितना भी लिखा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए बच्चों। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, बायो सेवर्ट लॉ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए स्पेशली इस केस में कि ये थीटा कौन सा है। आई आर बहुत बच्चे याद रखा जाते हैं, लेकिन थीटा भूल जाते हैं कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग यहीं पे आते हैं फिर से। जैसे इस केस में आपने क्या कर दिया था, मैंने कहा था बच्चों आपको डायरेक्शन देख के यहां पता चल गया कि सर वो जो अभी आपने रूल बताया, ये वायर का करंट का डायरेक्शन इधर था, हमने ऐसे होल्ड किया और ऐसे करके किया, तो ये करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया और करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में था, तो सिंपली ऐसे किया और ऐसे करके किया, तो हमारा वहां पर पी पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है। तो सर ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया उसको भी बता दो। यहाँ पर देखो ध्यान से, डीएल क्रॉस बी, एक्चुअली ये जो डीएल क्रॉस बी है दैट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो कैसे देख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर। ओके, तो डीएल क्रॉस आर के बारे में बात करें तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है। ओके, और क्रॉस आर किधर है, इधर की तरफ घुमाया हमने, थंब कहां जाता है, अंदर की तरफ, तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है, एट द पॉइंट पी। एट द पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। कैसे हमने किया, अगर हम अपना जो फॉर्मूला वहां वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है, उस वाले केस में dl क्रॉस r के बारे में बात करें तो dl का डायरेक्शन इधर है। ओके, हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यहाँ सेट किया तो फिर dl पहले लिखा जाता है इसमें और r के डायरेक्शन में मूव किया तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। इस केस में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम आगे पीछे कर सकते हो, मैग्नीट्यूड की बात है, ठीक है, साइन थीटा लिख दो आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन जब आप डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो जैसे यहाँ लिखा है डीएल क्रॉस आर, तो आपको डीएल क्रॉस आर ही लिखना है। चलो आगे चलते हैं, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस केस, दिस चैप्टर। इससे ना जाने अभी हम कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, तो इसी की एप्लीकेशन को हम यूज करते हुए हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इससे पहले, ठीक है, अब मैं चीजों को को रिलेट करने की कोशिश करूंगा जो मैंने पहले बताई हुई हैं आपको, ठीक है, और नहीं बताई है तब भी जो यहाँ पर रिलेट हो जाएंगी उसको मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। क्या को रिलेट करेंगे देखते हैं। हमारे पास जब हम एक वायर ले रहे थे और एक वायर था जिसमें केवल क्या था, चार्ज था। ओके, जिसमें चार्ज था और उस चार्ज की वजह से एक फाइनाइट वायर था और उसमें डिस्टेंस यहाँ पर डी लिया हुआ था हमने, और इस डी पर हमें एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर मैंने थीटा 1 लिया था बच्चों और यहाँ पर लिया था थीटा 2, और इसकी वजह से हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। एक निकाली थी ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी। ओके, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, and E parallel is equal to k lambda by d cos theta 2 minus cos of theta 1। ये हमने किया था, क्लियर हो गई बात। ये बात आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये बात आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपने ये बात पढ़ी थी। वहां पर ये जो वायर था इसमें क्या था बच्चों, इस वायर पे क्या था, चार्ज था, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू क्या थी, लैम्डा कूलाम पर मीटर। लेकिन अब हमारा काम यहाँ पर चार्जर्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, एक फाइनाइट वायर है। ओके, अच्छा, अब फाइनाइट वायर बनाते हैं जल्दी से, और इसको देखो एट द एंड आपको जो लर्न करना है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, और फॉर्मूला कई फॉर्म में लिखवाया जाता है। तो ये जो ध्यान रखिए कि जब जैसे मैंने यहाँ पर देखो जब लिखा ये फॉर्मूला तो मैंने आपको थीटा 1 और थीटा 2 बता दिया, थीटा 1 और थीटा 2 बताया ना कि कहाँ थीटा 1 है कहाँ थीटा 2। हाँ, एक बार यहाँ पर अल्फा और बीटा के टर्म में भी बहुत से बुक्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बहुत से बुक्स में सॉल्व किए हुए हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है।
तो फॉर्मूला जहां से आप पढ़ रहे हो उसके थीटा 1 थीटा 2 या अल्फा बीटा जो भी दिए हैं उसको ध्यान से देख लो कि क्या चीज है। ओके, अब हम आते हैं अपने फाइनाइट वायर पे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये फाइनाइट वायर दिया हुआ है, सभी को ये फाइनाइट वायर दिख रहा है, और इस फाइनाइट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। इस फाइनाइट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, इस फाइनाइट वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस फाइनाइट वायर से हम एक डिस्टेंस लेते हैं, लेट जैसे वहां पर डिस्टेंस डी लिया हुआ था, तो एक पॉइंट यहाँ डी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, और इस परपेंडिकुलर को जैसे यहाँ पर भी हमने उस दिन जब बताया था, जब पूरा डिटेल में समझाया था, तो आपको बताया होगा कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उस पॉइंट से उसके एक्सट्रीम एंड्स को मिला देते हैं उस वायर के। तो हमने एक एक्सट्रीम एंड को यहां से मिलाने की कोशिश की और दूसरे यहां से। ओके, ये हमने जो डिस्टेंस लिया यहाँ पर जैसे डी लिया था वैसे ही डी लेते हैं, जिससे कि आपको सिमेट्री समझ में आती जाए। और ये एंगल अगेन थीटा 1 इस डायरेक्शन में, और ये एंगल का डायरेक्शन भी, हाँ बी केयरफुल, एंगल का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा 2। ऐसे यहां पर भी ये थीटा 1 इधर लिया था हमने और थीटा 2 इधर लिया था, मतलब थीटा 1 जब लिया था तो हम कैसे गए थे, क्लॉकवाइज गए थे उस लाइन से, और जब थीटा 2 लिया था तब हम एंटी क्लॉकवाइज गए थे। डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, बी केयरफुल। ओके, अब किया क्या, एक्चुअली में हमें फॉर्मूला मालूम है, मैं चाहूं तो तुरंत फॉर्मूला लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, कोई अच्छा, अब इस पॉइंट P पर अगर आपको एक्चुअली में समझना है इसको, ठीक है, तो करना क्या होगा, एक मिनट, हाँ करना क्या होगा, इसको देखने की कोशिश करें सभी लोग। एक्चुअली दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। क्या है ये, एप्लीकेशन है किसका, बायो-सेवर्ट लॉ का। जल्दी से कर लेते हैं इसमें। सिंपली यहां पर बहुत ध्यान से देखते जाइए एक एक चीज को, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। अगर आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे, इस आई को पहले मैं नीचे ले लेता हूं, नहीं तो ये आई उसके साथ आई जो है वो गड़बड़ करेगा। तो आई को मैंने उठा के नीचे रख दिया, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, यहां पर थीटा डिग्री पर एक एलिमेंट ले लेना है, यहां से थीटा डिग्री पर एक एलिमेंट ले लेना है डी थीटा, बहुत छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, जिसकी यहां से दूरी, कहां से दूरी, जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ठीक है, y से इस एलिमेंट की दूरी dy, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एक्चुअली में हम dy पर बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, dy पर बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। तो सर लगाइए dy पर बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। dy पर जब आप बायो-सेवर्ट लॉ लगाओगे तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं, तो आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूं, पहले इस फिगर को मैं शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा, ये इधर गया। अच्छा, देखिए अपना वायर उसी कलर का बनाए तो ज्यादा बेटर है। ये हमारा वायर था, ये हमारा वायर था, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट P था, ये P था। अच्छा, इस P से ये जो हमारा एलिमेंट लिया था, ये हमने लिया था dy, और ये वाला एंगल जो था थीटा। अच्छा, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, आप समझने की कोशिश करो। दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये कितना था 180, ये कितना था टोटल था 180। ओके, दिस इज 180 टोटल था, माइनस ऑफ 90, दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना आ गया, 90 प्लस थीटा। ये वाला एंगल हमको चाहिए, क्यों चाहिए, ध्यान से देखो, ये वाला डायरेक्शन जो है हमारा आर का डायरेक्शन हो गया, और ये डायरेक्शन हो गया dy का, जो हमारे केस में वहां क्या था, dl था। ओके,
तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, अच्छा एक और चीज समझ लें, ये d है, ओके ये d है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर आप, ये क्या है, बेस है, cos थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस d अपॉन हाइपोटेन्यूज r, ओके तो r इज इक्वल टू d sec थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मतलब डी आर की वैल्यू हमने किसके टर्म में ले ली, डी के टर्म में ले ली, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके तो अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ लिखें इस पर्टिकुलर डी वाई के लिए, तो डी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इज वाई, आई डी एल साइन थीटा, ओके आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा, हाँ साइन 90 प्लस थीटा, ओके जो हमने वैल्यूज लिखी उसको ध्यान से देखिए, क्या क्या लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे यहां पर, अपॉन यहां लिखेंगे डी सेक थीटा, डी सेक थीटा होल स्क्वायर। अच्छा एक टर्म मिसिंग होता है, देखो कौन सा टर्म मिसिंग हो गया सर, देखो यहां पर ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आई हमने लिख दिया होगा, आई थिंक नहीं लिखा होगा तो आई लिख दिया, ओके कहां चला गया, ओके आई, ठीक है आई के बाद डीएल, ओके मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और मुझे भी, डीबी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर फॉर्म में आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ओके तो इस केस में इसको तो पहले क्यूब करो, ओके मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा था, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ काम नहीं चलने वाला है, ओके और क्या मिसिंग हो गया, देखो आई हो गया, ठीक है और डीएल को डीवाई हो गया, आर की वैल्यू क्या है डी सेक थीटा, तो यहां पर डी सेक थीटा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ठीक है एक और चीज, इवन तो ये इतना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले को याद करना है, लेकिन आप समझ लीजिए तब भी। अच्छा अगर आप यहां पर देखें तो ये डिस्टेंस कितना था, इसको मैं अलग कर लेता हूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था y, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ d, y इक्वल टू d tan थीटा, ओके और अब हम क्या करें dy, एक्चुअली में हमको dy की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए dy की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप dy को लिखोगे तो dy इज इक्वल टू, डी कांस्टेंट है, ओके tan का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब क्या रह गया है, ठीक है अब एक्चुअली में आप करना क्या रह गया, आप इस वैल्यू को उठाकर इस जगह रख दो, ठीक है अगर आप इस जगह रख दोगे तो क्या क्या चीजें चेंज होगी, नेक्स्ट स्लाइड, ओके तो dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ओके आई के बाद क्या वैल्यू थी मैं देख लेता हूं एक बार, आई के बाद dy वैल्यू थी और ये हुआ, अच्छा यहां से हम कुछ चीजें कैंसिल भी करते हुए चलते हैं, ठीक है डी सेक थीटा और ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ओके और ये हुआ डी सेक स्क्वायर डी थीटा, ओके dy की जगह हमने क्या लिखेंगे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कोई वैल्यू बची साइन 90 प्लस थीटा, क्या बचा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, ओके और साइन 90 वाले केस में वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, अपॉन, अपॉन बचा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, देख लेते हैं एक बार, मुझे याद है वैसे, ओके देखो यहां पर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा अब देखते हैं, अगर आप देखो तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ओके और ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा कितना dB इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ओके और ये बचा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ओके दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें इधर और इधर, इधर इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू न्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वैल्यू आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। इस वाले केस में और बात, इस वाले केस में केवल एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाला चीज पढ़ी थी, कौन वाली, ये वाली, ये तो पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट वायर, वहां पर दो डायरेक्शन आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। इस वाले में क्या डायरेक्शन होगा, कोई बता सकता है? इस वाले केस में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी? देखिए क्या है, सिंपली इस केस में अगेन वही हम अपना पहला वाला रूल यूज कर सकते हैं। ये वायर में करंट का डायरेक्शन है, ऐसे इसको करके थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे करके आपने रोटेट किया तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगा इस वाले पर्टिकुलर केस में, और यहां पर एक ही डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, यहां पर एक ही आएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं होगा बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर नाम की चीज नहीं होती है यहाँ पर, जैसी यहाँ पर होती है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो इसको आप को रिलेट करके पढ़ें तो ज्यादा आपको बेटर और अच्छी क्लियरिटी आएगी। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगेन जो हमने बात करनी है वो बात करनी है दो चीजों की, एक सेमी इनफाइनाइट और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर ध्यान से, ये हमारा वायर है, ठीक है, और हमने जो डिस्टेंस लिया अगेन वो यहां से डिस्टेंस लिया, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी डी पर, इस पॉइंट पी पर, और ये करंट है, और इस ऊपर की तरफ ये वायर इंफिनिटी पर है, मतलब यहां से स्टार्ट होकर और ऊपर इंफिनिटी तक गया है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो थीटा 1 की वैल्यू जो होगी दैट इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी एवरीवन, दैट इज 0 डिग्री। क्लियर हो गई बात? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहां पर पता होनी चाहिए। ये बात हम लोग कर चुके हैं इन द केस ऑफ फाइनाइट वायर विद अ चार्ज, जहां पर चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वहां पर भी हमने इसकी बात की थी। तो अच्छा, इसमें सर आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर आप ले लो, लिख लो यहाँ पर, B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 90, ओके, साइन 90 प्लस साइन 0, ओके, साइन 90 प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 है बेटा, थीटा ना समझ बैठना, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इट कम्स टू बी अ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आपसे हमने किसकी बात कर ली, सेमी इनफाइनाइट की। अब इनफाइनाइट वायर, मतलब इनफाइनाइट वायर का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा वायर है वो नीचे भी इनफाइनाइट पे गया है और ऊपर भी इनफाइनाइट पे गया है, और हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है एट ए डिस्टेंस D, ठीक है। तो समझो, ये जब आप ऐसे कनेक्ट करने जाओगे तो ये कहीं ऊपर ऐसे कैसे कनेक्ट होगा, जैसे वहां पर ऐसे था, ऐसे कहीं कनेक्ट हो जाता। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अगर सोचो ये 90 और ये 90 तो ये 2 हो गए, ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी। किसी को कोई डाउट? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। अभी हम लोग कल जो है एक रिंग का केस भी करेंगे, ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला में वहां पर बात करूंगा ज्यादा, क्योंकि ऐसे वाले केसेस में आपको बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, ओके। तो एक बात समझ लेना की बात अलग है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है फॉर्मूले की, और उस फॉर्मूले में जो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, कि वो कैसे क्या एंगल हैं, उन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ओके। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सिंपली मैड्यू हब का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।